हेलो एवरीवन, माय नेम इज रविंद्र गुप्ता, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ मोशन इंस्टीट्यूट। हमारा जो चल रहा था चैप्टर वो चल रहा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, इसके अंदर हमने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था। किस तरीके से बॉन्डिंग बनती है, किस तरीके से हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और डिफरेंट टाइप के हमने कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन भी देखा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन के बारे में देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखा था, HCl के बारे में देखा था। सबके अंदर हमने इंफॉर्मेशन गेन की थी कि किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से हर एक एलिमेंट की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को हम अचीव करते हैं और हमको हमारा स्ट्रक्चर मिलता है। कहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगेगा, कहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा, कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। मतलब कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन हमने देख लिया था, प्लस बॉन्ड फॉर्मेशन दैट इज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हमने देख लिया था। कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर एक और हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचा है, दैट इज अवर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड, जो आज अपन पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, दैट इज शुरू करते हैं आज का लेक्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स। चलिए, सबसे पहले बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें अगर कोवेलेंट कंपाउंड्स में, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि अपन कंटिन्यूस देख रहे हैं, हमने बॉन्ड फॉर्मेशन भी यही चीज को नोटिस किया है कि जब भी हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं तो एलिमेंट्स के बीच में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग की शेयरिंग होती है। ठीक है, जैसे शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, तो अपन बता सकते हैं कि हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके उसकी केयर ले रहा है और उसको भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ मूव करा रहा है। ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बॉन्डिंग पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमारी जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं तो वो चीज हमको क्या बताता है बेटा, कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। किस टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ये भी हमको पता चलता है। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो डबल बॉन्ड, और थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ये चीजें हमने देख ली है। नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल स्टेट। अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की फिजिकल स्टेट की बात करें कि वो किस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड है वो तीनों स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैसेज हो। लेकिन जनरल केसेस के अंदर गैसेस और लिक्विड के अंदर ही वो एग्जिस्ट करते हैं। द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली गैसेस और लिक्विड, बट कंपाउंड्स विद हाई मॉलिक्यूलर मासेस आर सॉलिड। जनरल बात की जाए तो मैक्सिमम जो कोवेलेंट कंपाउंड है या तो वो लिक्विड स्टेट के होते हैं या तो वो गैसेस स्टेट के होते हैं। लेकिन कुछ हमारे कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनके मॉलिक्यूलर मासेस क्या है, बहुत ज्यादा हैवी है, इस वजह से वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूरिया हुआ, ग्लूकोज हुआ, नैप्थलीन हुआ, ये सारे हमारे उस टाइप के कंपाउंड हैं जो सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये है हमारे कोवेलेंट कंपाउंड। उसी तरीके से लिक्विड्स के अंदर अगर बात करें तो वाटर हमारा कोवेलेंट बॉन्डिंग को शो करता है। इथेनॉल है, बेंजीन है, C6H6 हमारा बेंजीन है, वो भी हमारा कोवेलेंट कंपाउंड है और वो लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। गैसेस की बात करें तो मीथेन गैस हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हुई, अमोनिया गैस हुई, ये सारी गैसेस हमारी कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं और कोवेलेंट बॉन्ड इनके बीच में बनता है। मीथेन की बात करें तो अपन ने देखा ही था, CH4 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो रही थी, कोवेलेंट बॉन्डिंग बन रही थी। हाइड्रोजन और कार्बन एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहे थे। तो इस सबका ऑलमोस्ट बॉन्ड फॉर्मेशन आपने देखा है, मीथेन का भी देखा, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, वाटर, इथेनॉल, बेंजीन, इन सबके अपन ने बॉन्ड फॉर्मेशन देखे हैं किस तरीके से होगा। और जिसका बाय चांस देखा नहीं है तो आई थिंक मैं जानता हूं कि आप उसको बहुत इजीली बना लोगे, क्योंकि हमने ये चीज को सीख लिया है कि किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से बॉन्डिंग बनानी होती है दो एलिमेंट्स के बीच में अगर वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं तो। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवेलेंट कंपाउंड के अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो वो ज्यादा हाई नहीं होता है, क्योंकि जो कोवेलेंट बॉन्ड के बनते हैं या जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इतना ज्यादा हाई नहीं होता है। इस वजह से कोवेलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हाई नहीं होते हैं, क्योंकि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो एलिमेंट्स को जो उसने पकड़ रखा है, मतलब एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को जो पकड़ रखा होगा उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा
वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होता है तो उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाते हैं बेटा, डिक्रीज हो जाते हैं, ज्यादा हाई नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर यही रीजन दे रखा है, दैट इज कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा होता है जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, इन कोवेलेंट कंपाउंड्स आर वीकर देन दोज ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स। अगर हम कंपेयर करें इसको आयनिक कंपाउंड से, आयनिक कंपाउंड भी हमारे एक तरीके के कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर हमारी बॉन्डिंग बनती है किस किस के बीच में, कैटायन और एनायंस के बीच में। ठीक है, हमने इस चीज को देखा भी था जब हमने मेटल और नॉन मेटल पढ़ा था। तो हमारे जो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, दो आयंस होते हैं, एक होता है हमारा कैटायन, एक होता है हमारा एनायन, और उनके बीच में अपोजिट नेचर की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, रोल प्ले करता है, और उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है। तो उस पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अगर कंपेयर करें, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमको आयनिक कंपाउंड्स के एलिमेंट्स के बीच में देखने के लिए मिलता है, तो उस पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपैरिजन में जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है या कोवेलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है बेटा, वीक है। सो इस वजह से जो हमारे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो कोवेलेंट कंपाउंड से क्या होते हैं, लो होते हैं कंपेयर टू अवर आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में। नेक्स्ट देखते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली इजीली सॉल्युबल नेचर के होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब होता है बेटा जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, कैरोसिन ऑयल हुआ, अल्कोहल हुआ, ये हमारे क्या होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। तो किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड को अगर हमें बहुत प्योरली अच्छे तरीके से डिसॉल्व करना है तो हम उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो इतनी अच्छे से डिसॉल्व नहीं होगा। तो सीधी सीधी बात अपन कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर कोवेलेंट कंपाउंड्स को अपन वाटर में डिसॉल्व करें तो वो इतनी अच्छी तरीके से डिसॉल्व नहीं होते हैं। हो सकता है थोड़े सॉल्युबल हो जाए लेकिन मैक्सिमम पार्ट उनका अनडिसॉल्व वाटर के अंदर ही पड़ा रहेगा। तो इसके अंदर यही चीज दे रखी है, दैट इज कोवेलेंट कंपाउंड जनरली डिसॉल्व रेडिली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। एक्वस सॉल्यूशन जो बनता है उनका वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं बनता है। बात करें अगर कंडक्टिविटी की तो जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं क्योंकि ना तो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और ना ही उनके पास आयंस प्रेजेंट होते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम यही चीज बात करें किसकी, आयनिक कंपाउंड्स में, तो आयनिक कंपाउंड्स अपने सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन जब वो एक बार लिक्विड स्टेट में आ जाता है या एक्वस सॉल्यूशन हम उसका बनाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चालू कर देता है क्योंकि उसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट होते हैं वो फ्री टू मूव हो जाते हैं। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स हमारे किसी भी स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन शो नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पास ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और ना ही फ्री आयंस प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाएंगे। सो कंडक्टिविटी के अंदर यही चीज लिखी है, दैट इज कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज they contain neither the ions nor free electrons necessary for the conduction। सिंपल सी चीज है जो हमको याद रखनी है कि जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स है ना तो उसके पास फ्री आयंस है और ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाए। तो ये हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, कोवेलेंट कंपाउंड्स की, जो हमको याद रखनी है, जो हमसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसको याद रखने का तरीका जो है वो बेस्ट है कि इसको कंपैरिजन की फॉर्म में याद रखो। ठीक है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर हमने हमारे पास दो टेबल है, दो टेबल के अंदर हमने एक तरफ लिख रखा है हमारे इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड्स और दूसरी तरफ लिख रखे हैं हमने कोवेलेंट कंपाउंड्स। एक एक करके इनको कंपेयर करते हैं। दैट इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके।
ठीक है, ये चीज अपन कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर अपन आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो वो जनरली सॉलिड नेचर के होते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो वो जनरली या तो लिक्विड नेचर में एग्जिस्ट करेंगे या तो वो गैसेस नेचर में एग्जिस्ट करेंगे। केवल कुछ ही हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं जो सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो जनरली हमको इसके अंदर गैसेस और लिक्विड्स ही देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, थर्ड बात करें, जनरली हैव हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं अगर हम कंपेयर करें उसे कोवेलेंट कंपाउंड से तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके एलिमेंट्स के बीच में या में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, दैट इज अवर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कोवेलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा होता है या ज्यादा हाई होता है। बात करें अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड की तो इसके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, लो होते हैं। रीजन हमको पता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा हाई नहीं होता है इस वजह से। ठीक है, जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर के अंदर बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं और आयोनाइज हो जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर के अंदर इतनी अच्छी से डिसॉल्व नहीं होते हैं। मैक्सिमम कोवेलेंट कंपाउंड हमारे अगर हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो जनरली एक्वस सॉल्यूशन बनाते नहीं है। उसके बाद अगर अब बात करें आयनिक कंपाउंड्स की तो जो आयनिक कंपाउंड्स है वो बहुत इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं क्योंकि उसके पास फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं जब वो लिक्विड स्टेट और मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। बात करें हाईली पोलर नेचर एंड आयोनाइज इन वाटर, वाटर के अंदर क्या होते हैं, जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हो जाते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं, मतलब आयंस की फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो मैक्सिमम कोवेलेंट कंपाउंड वाटर के अंदर आयोनाइज नहीं होते हैं, लेकिन कुछ हमारे ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड हैं जो वाटर के अंदर आयोनाइज हो जाते हैं, जैसे हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो वाटर के अंदर डालने पे H+ और Cl- में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और फुली आयोनाइज हो जाता है। क्योंकि हमारा एसिड की कैटेगरी में आ रहा है, अपन ने इस चीज को पढ़ा भी है कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, हमारे क्या होते हैं, फुली आयोनाइज हो जाते हैं जब हम उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, केवल हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात कर रहे हैं। सो ये हमारे कुछ कंपैरिजन है। इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो आपको दोनों चीजें ही बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, क्योंकि एक चीज जो जिसमें प्रेजेंट होगी वो दूसरे में प्रेजेंट नहीं होगी। तो अगर बाय चांस क्वेश्चन जो हमारे आते हैं जनरली अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो वो कंपैरिजन का ही आता है, जब इसके अंदर वो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड है उसको कंपेयर कराता है, जिसके अंदर वो दोनों चीजों की इंफॉर्मेशन हमसे पूछ लेता है। तो ये जो पर्टिकुलर कॉलम है इसको आप अच्छे से याद करेंगे। इसको याद कर लिया तो आयनिक कंपाउंड्स की भी अपन को कैरेक्टरिस्टिक्स याद होगी जो हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल के अंदर आता है, और कोवेलेंट कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी और हमको जो हमारा काम है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा पार्ट खत्म होता है, अब हमको क्या क्या आ गया है, दैट इज हमको कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में पता चल गया है, हमको डबल ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरीके से करना है वो पता चल गया है, हमको हमारे कोवेलेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स बनाना आ गया है, हमको हमारे कोवेलेंट कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो गई हैं, प्लस हमको इस चीज का भी पता चल गया है कि जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो आयनिक कंपाउंड से किस तरीके से डिफरेंट होते हैं। आगे मूव करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे कार्बन एंड कंपाउंड्स का, दैट इज अवर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसके अंदर जो चीज अपन सीखते हैं वो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछी जाती है, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में से फ्रिक्वेंटली बनते हैं। क्यों बनते हैं उसका रीजन आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जिसके अंदर जो भी चीजें अपन पढ़ेंगे वो एक तरीके की सिंपल इंफॉर्मेशन है। सिंपल इंफॉर्मेशन का मतलब दैट इज जो हम ग्रेफाइट यूज करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो किस टाइप का हमारा एलिमेंट है, क्या उसके यूजेस हो सकते हैं, इस टाइप के इसके अंदर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। एलोट्रॉप्स हम ऑफ कार्बन के अंदर एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ कार्बन, मतलब प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, लेकिन इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल बात करूं, सबने देखा ही होगा डायमंड को, अगर असली में नहीं देखा तो टीवी के अंदर देखा ही होगा, वो भी हमारा कार्बन है। और अगर के सेल के अंदर जब सेल टूट जाता है आप उसको खोलते हो तो एक लीड निकलती है ब्लैक कलर की, वो भी हमारा कार्बन है। तो एक तो हमारा स्पार्क करता हुआ स्टोन है वो भी कार्बन की कैटेगरी में आ रहा है, और एक हमारा ग्रेफाइट है जो कि ब्लैक कलर का है,
ठीक है, ओपेक है, शाइन इस तरीके से नहीं कर रहा है जैसा हमारा डायमंड कर रहा है, तो वो भी हमारा क्या है, कार्बन की कैटेगरी में आ रहा है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि यार दोनों चीजें कार्बन किस तरीके से, तो दोनों चीजें हमारी कार्बन है। इस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन बोलते हैं। एक तरीके से बोला जाएगा सिंपल लैंग्वेज में, जो टाइप्स ऑफ द कार्बन, की हमारा जो कार्बन है वो कितने टाइप्स में डिवाइड है, उस चीज को हम इस टॉपिक के अंदर समझेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जो हमारा कार्बन है वो दो टाइप्स में डिवाइड होता है अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। एक तो होता है क्रिस्टलाइन और एक होता है हमारा अमॉर्फस। ठीक है, तो दो टाइप के स्ट्रक्चर हैं, दैट इज क्रिस्टलाइन है और अमॉर्फस है। अपन जो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर देखेंगे वो देखेंगे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स के बारे में। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर जो है तीन टाइप में कार्बन हमारा डिवाइड है, दैट इज अवर डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस। ठीक है, उसी तरीके से एमॉर्फस के अंदर भी हमारा तीन टाइप्स में डिवाइड है, दैट इज कोल, चारकोल और लैंप ब्लैक। ठीक है, तो ये हमारा कार्बन के एलोट्रॉप्स का क्या है बेटा, फ्लो चार्ट है, जिसके अंदर हम केवल ये वाला जो हमारा पार्ट है दैट इज डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस, इसको कवर करेंगे। इसको अपन कोल एंड पेट्रोलियम के अंदर कवर करेंगे, जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आता है, या जनरली वो हमारे एनटीएससी के अंदर आता है, वहां पे अपन इसको कवर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या क्रिस्टलाइन कार्बन के अंदर तीन टाइप्स है, दैट इज अवर डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस। उससे पहले अपन समझ लेते हैं कि एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है दैट इज एलोट्रॉप्स आर दी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, इसकी डेफिनेशन एक बार में समझ में आएगी कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एलिमेंट हमारा सेम है लेकिन डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब पेरेंट मटेरियल तीनों का ही क्या है, सेम है, दैट इज कार्बन है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, डिफरेंट है। अब प्रॉपर्टीज किस तरीके से डिफरेंट है वो भी अपन देखते हैं। ठीक, दैट इज एलिमेंट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके अंदर ये चीज बोली गई है कि जो हमारे एलोट्रॉप्स होते हैं वो किस टाइप के एलिमेंट होते हैं। एलोट्रॉप्स हमारे इस टाइप के एलिमेंट होते हैं कि जो उनका पेरेंट मटेरियल होता है वो तो हमारा क्या होता है, सिमिलर होता है। दैट इज ग्रेफाइट की बात करें, डायमंड की बात करें या फुलरेंस की बात करें, या हम बात करें कोल की, चारकोल की या लैंप ब्लैक की, तीनों का जो पेरेंट मटेरियल है वो क्या है बेटा, कार्बन है। ठीक है, कार्बन तीनों के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन तीनों जो हमारे ये सारी चीजें हैं, जो हमारे सारे एलोट्रॉप्स हैं, इसके अंदर जो इनका फिजिकल नेचर है वो क्या है बेटा, डिफरेंट है। हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज इन सबकी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, लेकिन अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी ये सारे जितने भी हमारे एलोट्रॉप्स हैं वो क्या देंगे, सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे। क्यों सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे, क्योंकि इनका जो पेरेंट मटेरियल है वो क्या है बेटा, कार्बन ही है, इसलिए। तो फिजिकली ये डिफरेंट हो सकते हैं। फिजिकली डिफरेंट होने का क्या मतलब है, इनकी शेप अलग हो सकती है, इनका जो नेचर है कि लस्ट्रस होंगे या नहीं होंगे वो अलग हो सकता है, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंस आ सकता है, एक कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, उसमें डिफरेंस आ सकता है। लेकिन जब भी हम इसको किसी केमिकल के साथ रिएक्ट करेंगे तो जितने भी हमारे यहाँ पे एलोट्रॉप्स प्रेजेंट है वो सेम प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। तो आई थिंक आपको डिफरेंस पता चल गया होगा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। एलोट्रॉप्स हमारे उसी टाइप के एलिमेंट्स के टाइप्स होते हैं जिसके केमिकल प्रॉपर्टीज तो हमारी क्या होती है, सेम होती है, लेकिन जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सारे एलोट्रॉप्स की क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है ये हमने आपको बता ही दिया है। चलिए अगर अपन बात करें, देयर आर 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, दीज आर डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेंस। अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, केवल क्रिस्टलाइन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो अपन देखने वाले हैं वो तीन एलोट्रॉप्स के बारे में देखेंगे, दैट इज अवर डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस के बारे में। बात सबसे पहले शुरू करते हैं अपन डायमंड से। डायमंड की बात करें तो डायमंड इज अ क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इट्स एटॉमिक सिंबल एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला इज C। ठीक है, पहली चीज जो डायमंड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि वो किस टाइप का कार्बन है। तो जो हमारा डायमंड है वो एक तरीके का क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है। ठीक है, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है। ठीक है, सेकेंडली इट्स एटॉमिक सिंबल एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला इज C। अगर अपन उसके एटॉमिक सिंबल की बात करें या उसके एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करें तो वो क्या है बेटा, हमारा C है। ठीक है,
जैसा कि हमको पता ही है कि उसका जो पेरेंट मटेरियल है वो क्या है बेटा, कार्बन ही है। इस वजह से बात करें अगर अपन इसके स्ट्रक्चर की, structure in diamond each carbon atom is covalently bonded to 4 other carbon atom in a tetrahedral arrangement। अगर हम डायमंड की स्ट्रक्चर की बात करें तो एक सिंगल जो कार्बन होता है वो कोवलेंटली बॉन्ड होता है 4 अलग अलग कार्बन से, ठीक है। सो इन डायमंड ईच कार्बन एटम, हर एक कार्बन एटम इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बोलते हैं। टेट्रा का मतलब होता है 4, ठीक है। इस वजह से क्या हो जाता है, हमारा टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो जाता है। टेट्रा ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, इस वजह से। स्ट्रक्चर अभी अपन देखेंगे इसका थोड़ी देर में, और थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ अ कार्बन एटम गिव रिजिड 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर टू द डायमंड, ठीक है। ये जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है ये डायमंड को क्या कर देता है, रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा हार्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद इट इज ड्यू टू द रिजिड स्ट्रक्चर दैट डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। इसी पर्टिकुलर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट की वजह से जो हमारा डायमंड है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस, या मैं बोलूं हार्डेस्ट नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस ऑन दी अर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट में इसका देखिए अरेंजमेंट, देखिए देखो यहाँ पे ये हमारा कोई कार्बन का एटम है, ठीक है। ये हमारा आप मान लो कोई कार्बन का एटम है। अगर हम इस बात करें तो इस कार्बन के एटम से कौन कौन से कार्बन का एटम जुड़ा हुआ है, एक तो ये वाला कार्बन का एटम जुड़ा हुआ है, एक ये वाला कार्बन का एटम, एक ये वाला कार्बन का एटम, और एक ये वाला कार्बन का एटम। तो 1 2 3 और ये 4। तो एक कार्बन के एटम कितने कार्बन के एटम से जुड़ा हुआ है, दैट इज 4 कार्बन के एटम से जुड़ा हुआ है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज है, आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि किस तरीके का अरेंजमेंट हमको डायमंड में देखने के लिए मिलता है। और अगर बहुत अच्छी ड्राइंग है, ठीक है, बहुत अच्छी ड्राइंग है, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को भी बनाना सीखिए, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर बना दिया, एग्जाम के अंदर एक खासियत होती है, अगर आपने डायग्राम अच्छा बनाया है, सुंदर बनाया ना, तो आपकी थ्योरी को नहीं पढ़ा जाता, कभी भी नहीं पढ़ा जाता। डायग्राम अच्छा बनाया है तो एग्जामिनर यही सोचता है कि अगर डायग्राम आता है तो थ्योरी के अंदर भी एज इट इज यही चीज लिखी होगी। तो डायग्राम एक तरीके के हमारे बहुत ही सिंपल शॉर्टकट है पूरे मार्क्स गेन करने के। तो अगर ये अगर आप डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है और आप ये चीज बनाते हो, थ्योरी के अंदर थोड़ा कम भी लिखते हो, तो आपको चल जाएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। जनरली ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि किसी भी या तो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को या तो डायमंड के स्ट्रक्चर को आप एक्सप्लेन कीजिए। तो उसके अंदर अगर आपने स्ट्रक्चर का डायग्राम बनाया है तो बहुत इजीली वो 3 के 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सो इसके अंदर हम क्या बात कर रहे थे कि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, मतलब एक कार्बन का एटम 4 कार्बन के एटम से क्या है, हमारा जुड़ा हुआ है। बात करें अगर प्रॉपर्टीज ऑफ द डायमंड की, तो प्रॉपर्टीज ऑफ द डायमंड के अंदर पहली प्रॉपर्टी दैट इज प्योर डायमंड इज ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस सॉलिड, ठीक है। जनरल जब हम डायमंड को देखते हैं तो हमको किस तरीके की चीजें देखने के लिए मिलती है डायमंड में, वो चीज हमने यहाँ पे बता रखी है। दैट इज जो प्योर डायमंड होता है हमारा वो ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब हम उसके आर पार देख सकते हैं, और कलरलेस होता है, मतलब उसमें किसी भी तरीके का कलर नहीं होता है। इट इज वेरी हार्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अगर उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो किस तरीके का होता है, वेरी हार्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, या मैं बोलूं कि एक तरीके का वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। हार्ड क्यों होता है, टेट्राहेड्रल बॉन्डिंग की वजह से, जो उसको रिजिड नेचर का बनाती है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है, तो इस वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, बहुत ज्यादा हार्ड होगा। अभी तक मैं आपको बताता हूं कि किसी भी डायमंड का एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट हमको पता नहीं चला है, ठीक है। एग्जैक्टली हमको नहीं पता कि जो डायमंड है वो किस पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट होता है, या किस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे वो मेल्ट होना चालू हो जाता है, ठीक है। सारी चीजें किस चीज को बता रही हैं, सारी चीजें इस चीज को बता रही हैं कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो कितना ज्यादा रिजिड है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे डायमंड्स होते हैं वो हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं,
रीजन सेम होगा क्योंकि इसके पास ना तो कोई आयन प्रेजेंट होता है, ना ही इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉलिश्ड डायमंड sparks brightly because it reflects most of the light, that is refractive index of the diamond is 2.45। एक जनरल बात मैंने करी थी जब मैंने मेटल से नॉन मेटल पढ़ाया था, तो नॉन मेटल्स के अंदर मैंने एक लाइन लिखाई थी। क्या लाइन लिखाई थी कि जो हमारे लस्ट्रस नॉन मेटल होते हैं उसके अंदर केवल दो ही लस्ट्रस नॉन मेटल हैं। एक तो है हमारा कौन सा, एक है हमारा ग्रेफाइट और दूसरा है हमारा आयोडीन। जनरली बच्चों के कंफ्यूजन होता है कि जो हमारा डायमंड है क्या वो भी लस्ट्रस नेचर का होगा नॉन मेटल में, तो मैंने आपसे बोला था कि नहीं होगा। उसके पीछे का मैंने रीजन दिया था, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, पॉलिश्ड डायमंड। ठीक है, केवल डायमंड की बात नहीं हो रही है, उसने एक वर्ड ऐड किया है, दैट इज अवर पॉलिश्ड डायमंड। पॉलिश्ड डायमंड का मतलब ये होता है, दैट इज हमको जो डायमंड मिलता है वो हमारा जब मिलता है तो लस्ट्रस नेचर का नहीं होता है। ठीक है, एक डल अपीयरेंस देता है, एक पत्थर की तरह दिखता है, लेकिन जब हम उसको पॉलिश करते हैं, पॉलिश करने का मतलब होता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सेट करना। ठीक है, उसके अंदर कट्स लगाना जिससे कि उसके अंदर लाइट जाए और लाइट जाने की वजह से वो स्पार्कल करना चालू कर दे। तो डायमंड अगर नेचुरली अकर करता है तो वो स्पार्क नहीं करता है, वो लस्ट्रस नेचर का नहीं होता है। लेकिन एक बार हम उसे पॉलिश कर देते हैं, अगर हिंदी में बोले तराश देते हैं, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेट कर देते हैं दैट इज 2.4, तो वो बहुत ही ज्यादा चमक मारता है और वो लस्ट्रस नेचर का हो जाता है। तो वो होता नहीं है लेकिन हम उसे आर्टिफिशियली करते हैं। सो डायमंड की ये प्रॉपर्टी होती है कि हम उसको चमकदार बना सकते हैं। तो ये था हमारा क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ द डायमंड। अब इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हमारे कुछ यूजेस भी होंगे डायमंड के, चलिए देख लेते हैं। यूजेस ऑफ डायमंड के अंदर दैट इज अ सॉ फिटेड विद डायमंड यूज्ड फॉर सॉइंग मार्बल्स। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा डायमंड है वो हार्ड होता है। कितना हार्ड होता है उससे, इस पर्टिकुलर पॉइंट से या इस पर्टिकुलर यूज से हमको पता चल सकता है कि जो हमारा डायमंड है उसके क्या बनते हैं बेटा, कटर्स बनते हैं। कटर्स का मतलब होता है किसी चीज को काटने वाले। किस चीज को काटने वाले, मार्बल को काटने वाले। मार्बल सब जानते हो ना क्या होता है, स्टोन्स होते हैं। ठीक है, और कितने सुंदर स्टोन होते हैं वो भी हमको पता है। अब वो इतने सुंदर क्यों बनते हैं, क्योंकि उसको बहुत सफाई से काटा जाता है। बहुत सफाई से किससे काटा जाता है, बहुत सफाई से काटा जाता है डायमंड के कटर से। जब हम उसको डायमंड के कटर से काटते हैं तो उसके अंदर अच्छी फिनिशिंग आती है, बहुत इजीली कट हो जाता है। और यहाँ पे हमको इस चीज का पता चलता है कि जो हमारे डायमंड होते हैं वो कितने ज्यादा हार्ड होते हैं कि मार्बल को मक्खन की तरह काट देते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेकंड यूज, अ चिप डायमंड इज यूज फॉर द ग्लास कटिंग। ठीक है, एक और हमारा मटेरियल है दैट इज ग्लास, जो कि जनरली सॉलिड नेचर का होता है। ठीक है, वो भी हम विद द हेल्प ऑफ डायमंड क्या करते हैं, कट करते हैं। ठीक है, जब भी आप कभी कांच का काम कराते हो ना, तो जो ग्लास वाला होता है वो ग्लास कटर लाता है, तो उससे वो क्या करता है, एक लाइन खींचता है और फिर हल्का सा मारता है, तो ग्लास वहीं से क्या होता है बेटा, कट जाता है। तो वो जो उसके पास होता है उसके ऊपर बहुत ही आगे टिप पे बहुत ही ज्यादा छोटा क्या लगा होता है, डायमंड लगा होता है, जिसकी हेल्प से वो ग्लास की कटिंग करता है। तो ग्लास कटर की फॉर्म में भी हमारा क्या आता है, डायमंड काम में आता है। डायमंड इज यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। ठीक है, जैसा कि हम डायमंड जानते हैं कि डायमंड हमारा हार्ड तो होता ही है, साथ में क्या होता है बेटा, हम उसको लस्ट्रस नेचर का क्या करते हैं, बना भी लेते हैं। और जब हम उसे लस्ट्रस नेचर का बना लेते हैं तो वो चमकदार डायमंड किसके लिए काम आता है, हमारा ज्वेलरी बनाने के काम में आता है। हमारे जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं उसके अंदर हम डायमंड को इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बहुत अच्छी ज्वेलरी बना सकते हैं। लेकिन याद रहे, महंगा बहुत आता है। ठीक है, चलिए। सो शार्प एजेस डायमंड आर यूज्ड इन आई सर्जरी। ठीक है, ये तो हो गए हमारे उसके जो यूजेस, जो हमारे आई सर्जरी होती है। आई सर्जरी का मतलब होता है आई का ऑपरेशन। तो जब हम आई का ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो वहां पे भी हमको बहुत ही ज्यादा शार्प चीज चाहिए होती है। तो वो जो शार्प चीज बनती है वो जनरली हमारे डायमंड से ही बनती है, क्योंकि डायमंड हमारा क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, तो हम उसे कितना भी शार्प कर सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा सेफ भी रहता है अगर हम अपने बॉडी पार्ट से रिलेट करें तो। ठीक है, सेप्टिक होने का खतरा बहुत कम रहता है डायमंड के अंदर। तो ये हमारे कुछ यूजेस थे डायमंड्स के, जो हम फ्रिक्वेंटली काम में लेते हैं जहाँ पे डायमंड। ठीक है,
सो डायमंड के और भी कई यूजेस हैं, केवल ये 4 यूजेस नहीं है, लेकिन जो बेसिकली हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर देखते हैं हमने उसको काम में ले लिया। ठीक है, आपको कोई यूज अगर याद हो, आपने कुछ यूज अगर देखा हो तो आप भी अपने मन से भी लिख सकते हो, लेकिन अगर मन से नहीं लिख पा रहे हो तो कम से कम ये 4 यूजेस तो याद ही रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एलोट्रॉप पे, दैट इज अवर ग्रेफाइट। ठीक है, तो एक एलोट्रॉप हमने खत्म कर लिया है, उसके अंदर अपन ने क्या क्या चीजें देखी है, कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने देखा है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अपन ने पढ़ा है और उसके यूजेस देखे हैं। इस तरीके से ग्रेफाइट के अंदर भी अपन इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके यूजेस देखेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेफाइट में। तो ग्रेफाइट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक लैड एज इट मेक्स पेपर ब्लैक। ठीक है, जो हमारा ग्रेफाइट है हम उसको ब्लैक लेड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पेपर के ऊपर ब्लैक कलर के मार्क्स छोड़ता है, इस वजह से। ठीक है, ये जो हम इसको ग्रेफाइट कह रहे हैं, वो जो वर्ड आया है वो हमारे ग्रेफाइन से आया है। जो ग्रेफाइन का मतलब क्या होता है बेटा ग्रीक वर्ड में, विच मीन्स टू राइट। किसी चीज को जब अपन लिखते हैं तो हम उससे क्या बोलते हैं, ग्रेफाइन बोलते हैं, और जो ग्रेफाइन है उसी से हमारा ये वर्ड निकला है, दैट इज अवर ग्रेफाइट। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो स्ट्रक्चर में ग्रेफाइट हैज एन ओपेक एंड डार्क ग्रे सॉलिड। ठीक है, जो ग्रेफाइट है हमारा वो क्या होता है, ओपेक होता है और डार्क ग्रे सॉलिड होता है। सबने ग्रेफाइट को देखा होगा, सेल जो है वो सबने तोड़ा होगा, पेंसिल सबने इस्तेमाल की ही होगी। तो जो पेंसिल है उसकी जो हमारी नुक होती है वो किससे बनी होती है, ग्रेफाइट से बनी हुई होती है। जब सेल तोड़ते हो तो उसके अंदर भी एक लीड टाइप निकलती है, एक स्ट्रक्चर निकलता है, सॉलिड स्ट्रक्चर, वो भी हमारा क्या होता है बेटा, ग्रेफाइट ही होता है। अगर बाई चांस नहीं किया हो तो करके देख लेना आज। ठीक है, ध्यान से देखना आप पेंसिल की नुक, या ध्यान से देखना आप सेल के अंदर वाला सॉलिड स्ट्रक्चर, वो हमारा क्या है बेटा, ग्रेफाइट है। ठीक है, और उसको जब आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि वो डार्क कलर का होता है, ओपेक स्ट्रक्चर होता है और एक तरीके का ग्रे सॉलिड है। ठीक है, उसके बाद इन अ क्रिस्टल ऑफ ग्रेफाइट द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन हेक्सागोनल पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे हमको स्ट्रक्चर का पता चल गया है कि जो हमारा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है, हेक्सागोनल पैटर्न है। हेक्सागोनल पैटर्न का मतलब क्या होता है, हेक्सागोनल सब जानते हैं ना, हेक्सागोनल हम उसको कहते हैं दैट इज 1 2 3 4 5 6, इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। हेक्सागन, हेक्सागन वो होती है जिसकी 6 साइड्स होती है। ठीक है, तो उसी टाइप का स्ट्रक्चर हमको किसमें देखने के लिए मिलता है, इसी टाइप का स्ट्रक्चर हमको देखने के लिए मिलता है किसके अंदर, ग्रेफाइट के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। In a layer of the graphite, each carbon atom is strongly bonded to 3 carbon atom by covalent bond. ठीक है, अगर अपन बात करें ग्रेफाइट की तो इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब लेयर्ड वाइज ये जमा हुआ होता है। ठीक है, हर एक लेयर के अंदर क्या होता है, इन अ लेयर ऑफ द ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम, हर एक कार्बन एटम इज स्ट्रांगली बॉन्डेड टू दी 3 कार्बन एटम्स। हर एक कार्बन एटम 3 अलग अलग कार्बन एटम के साथ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, स्ट्रांगली कोवेलेंट बॉन्डिंग बना रहा है। अब इसके अंदर ध्यान देने वाली बात क्या है वो देखिए, जो हमारा कार्बन है, जो हमारा कार्बन है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। वैलेंसी 4 होने का क्या मतलब है, अगर उसको फुली स्टेबल होना है तो क्या करना पड़ेगा उसको, उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे बता रहा है वो ईच कार्बन एटम इज स्ट्रांगली बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम। कितने बॉन्डिंग बन रही है, केवल 3 कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग बन रही है। मतलब कुछ इस तरीके का सिनेरियो देखने के लिए मिल रहा है हमको, ये 3, ठीक है, फिर ये, ठीक है, एक कार्बन का जो एटम है, या मैं बोलूं कि एक जो वैलेंसी है वो हमको यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, मिसिंग हो रही है। ठीक है, मतलब एक वैलेंसी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, फ्री है। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस पर्टिकुलर ग्रेफाइट को कंडक्टिव बनाता है। दैट इज गुड। ठीक है, क्योंकि जो कार्बन है वो 3 कार्बन एटम के साथ अटैच है, मतलब इसकी एक वैलेंसी क्या रह जाती है, फ्री रह जाती है। एक वैलेंसी फ्री रह जाती है मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इसका फ्री हो जाता है। और वही इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रेफाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। तो जो हमने पढ़ा था कि जो नॉन मेटल्स के अंदर, कि ग्रेफाइट एक ऐसा इकलौता नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। उसके पीछे का रीजन भी हमने पढ़ा था, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन।
लेकिन हमने ये चीज़ नहीं पढ़ा था कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन आता कहाँ से है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन बेटा आता यहाँ से है, क्योंकि जो कार्बन है वो 3 कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करता है, उसकी एक वैलेंसी एम्प्टी रह जाती है। एक वैलेंसी का एम्प्टी रहने का क्या मतलब है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहना, और यही जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, लेयर्स के बीच में मूव करता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो यही बात बताई गई है। Thus, one valence electron of each carbon atom is free in every layer of the graphite crystal. और अगर ये फ्री है इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा, द फ्री इलेक्ट्रॉन मेक्स ग्रेफाइट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो हमारा ग्रेफाइट है इसी वजह से, इसी कारण से बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये हमारा बेटा क्या है, स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि हर एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला कार्बन का एटम देखो, तो इसके 1, फिर इसके बाद 2 और उसके बाद ये 3। ठीक है, ये वाले कार्बन को देखो तो इसमें भी ये देखो 1, फिर ये 2 और फिर ये कौन सा 3। इस तरीके से हर एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। और किस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। दैट इज देखो ये हमारा यहाँ पे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो हमारा किस तरीके का बन रहा है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रहा है। एक इलेक्ट्रॉन फ्री है जो कंटिन्यूसली लेयर्स के बीच में क्या करता है बेटा, मूव करता रहता है। सो ये है हमारा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। और इसके अंदर हमको आज क्या पता चला, रीजन पता चला, प्रॉपर रीजन पता चला कि जो हमारे ग्रेफाइट्स हैं वो कंडक्टिव नेचर के क्यों होते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेफाइट की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेफाइट के अंदर पहली प्रॉपर्टी देखिए, दैट इज अबाउट ग्रेफाइट इज ग्रेइश ब्लैक ओपेक मटेरियल हैविंग मेटेलिक लस्टर। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो हमारे ग्रेफाइट्स होते हैं वो लस्ट्रस नेचर के होते हैं, शाइनिंग अपीयरेंस देते हैं। तो इसके अंदर यही चीज बताई गई है कि जो हमारे ग्रेफाइट है वो ग्रेइश ब्लैक है। ठीक है, उसका जो कलर है वो किस तरीके का है, ग्रेइश ब्लैक है। ठीक है, ओपेक मटेरियल है, मतलब उसके आर पार नहीं देख सकते, और मेटेलिक लस्टर उसके अंदर देखने के लिए हमको मिलता है। ठीक है, सेकंड, इट इज अ सॉफ्ट एंड हैज अ सोपी टच। ठीक है, ये हमारा एक तरीके का सॉफ्ट मटेरियल होता है, मतलब इसको आप जब हाथ में लोगे ना तो हाथ में लेने पे ही आपको हार्ड ही नहीं लगेगा, आप बहुत इजीली इसको स्क्रैच कर सकते हो। ठीक है, सबने देखा ही होगा जो पेंसिल की नुक होती है, ठीक है, जो हमारी पेन पेंसिल की नुक्स आती है वो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, हल्का सा तोड़ते हैं तो बहुत जल्दी टूट जाती है। ठीक है, अगर उसको बंडल बना के भी तोड़ोगे तो भी टूट ही जाएगा, क्योंकि उसका सॉफ्ट नेचर है इस वजह से। ठीक है ना। सो और क्या होता है बेटा, सोपी टच होता है। सोपी टच का मतलब बहुत ज़्यादा चिकने होना। ठीक है, सोपी टच का मतलब यहाँ पे है जब हम सोप को टच करते हैं तो स्लिपरी फीलिंग आती है। इसी तरीके की स्लिपरी फीलिंग कब आती है, जब हम हमारे ग्रेफाइट को टच करते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रेफाइट इज लाइटर देन डायमंड, द डेंसिटी ऑफ द ग्रेफाइट इज 2.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 20 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसको डायमंड से कंपेयर करें तो डायमंड के कंपैरिजन में जो हमारा ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, हल्का होता है। ठीक है, अगर वेट की बात करें, दोनों चीज़ों आप बराबर लें, उनका साइज बराबर लें, तो जो हमारा डायमंड है उसके अंदर क्या होगा, वजन ज़्यादा होगा कंपेयर टू अवर ग्रेफाइट। ठीक है, बात करें ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसका रीजन हमको पता चल ही गया है कि उसके पास क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट एनर्जी को बहुत इजीली क्या करता है, कंडक्ट करता है। उसके बाद ग्रेफाइट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो हमारे ग्रेफाइट्स होते हैं क्योंकि एक तरीके के सॉलिड्स हैं, अब सॉलिड है और साथ में इसके पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर भी है, इसी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट हमने आई थिंक मेजर करने की कोशिश भी की है, डायमंड का तो पता लगा नहीं पाए हैं, लेकिन ग्रेफाइट का अप्रॉक्स 30 टू 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये क्या होता है, मेल्ट होना चालू होता है। अप्रॉक्स ही बोल रहा हूँ, मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ कई एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए हैं जहाँ पे ये 30 टू 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद ग्रेफाइट इज इनसॉल्युबल इन ऑल कॉमन सॉल्वेंट। जो हमारा ग्रेफाइट है वो जनरली जो हमारे कॉमन सॉल्वेंट्स है, कॉमन सॉल्वेंट का मतलब हो गया जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है, हमारे कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट्स के अंदर जो हमारा ग्रेफाइट है वो जनरली इनसॉल्युबल नेचर का रहता है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है ग्रेफाइट से रिलेटेड। बात करें इसकी यूजेस की, तो यूजेस ऑफ ग्रेफाइट के अंदर देखते हैं किस तरीके से यूजेस आएंगे। दैट इज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल एंड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे ग्रेफाइट्स होते हैं वो हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत इजीली कंडक्ट करते हैं, तो हम इसको इस टाइप के पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए काम में ले सकते हैं।
दैट इज इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए। इलेक्ट्रोड सब जानते हैं क्या होता है, हीट एनर्जी को जब भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं या हम क्या बनाते हैं, जब भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स जलती हैं, तो वो इलेक्ट्रोड्स हमारी किसकी हो सकती है बेटा, ग्रेफाइट की हो सकती है। और साथ में इलेक्ट्रिक सेल, जो हमारा इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है, उसका भी हम इलेक्ट्रोड जैसे विद द हेल्प ऑफ ग्रेफाइट बना सकते हैं। बात करें सेकंड यूज की, तो ग्रेफाइट इज अ गुड ड्राई लुब्रिकेंट फॉर दोज पार्ट्स ऑफ मशीन्स वेयर ग्रीस एंड ऑयल कैन नॉट बी यूज। ठीक है, जो हमारा ग्रेफाइट है हम उसको एज ए लुब्रिकेंट भी काम में ले सकते हैं। लुब्रिकेंट क्या होते हैं, लुब्रिकेंट हमारे उस टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के काम में आते हैं। जैसा कि हमारा ग्रेफाइट सोपी टच होता है, स्लिपरी टच का होता है, तो बहुत इजीली हम उसे लुब्रिकेंट की जगह पे काम में ले सकते हैं। कहाँ पे काम में ले सकते हैं, जहाँ पे हमारा ग्रीस और ऑयल एज अ लुब्रिकेंट हम काम में नहीं ले पा रहे हैं। जैसे बहुत हैवी मशीन्स होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी जनरेट होती है, तो वहाँ पे ग्रीस और ऑयल पर लगाएंगे तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा बेटा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो वहाँ पे हमारा जो ग्रेफाइट है वो एज अ लुब्रिकेंट काम में आता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड है फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेंसिल लीड्स। ठीक है, हम जानते हैं जो पेन पेंसिल की नुक आती है वो हमारी किससे बनी हुई होती है बेटा, ग्रेफाइट से बनी हुई होती है, तो वो चीज़ें भी बनाने के काम में आता है। ग्रेफाइट इज यूज एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, मॉडरेटर हमारे उस टाइप के एक तरीके का पार्ट होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो मॉडरेटर्स होते हैं उसको जब हम न्यूक्लियर रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर हमारा है दैट इज आपने अगर सुना हो तो एनटीपीसी। एनटीपीसी हमारा क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, वहाँ पे हम न्यूक्लियर की हेल्प से या न्यूक्लियर एनर्जी की हेल्प से या न्यूक्लियर रिएक्शन की हेल्प से हीट एनर्जी को जनरेट करते हैं, जो जिससे कि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो वहाँ पे जो ग्रेफाइट है वो एज अ मॉडरेटर काम में आता है, जिसका काम ये होता है कि जो फास्ट मूविंग प्रोटॉन्स हैं उसको वो क्या करें, धीरे धीरे उनको स्लो डाउन करें। और एक तरीके से यही पर्टिकुलर काम इन मॉडरेटर्स का रहता है, जो फास्ट मूविंग हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, ये स्लो डाउन करते हैं, जिससे कि प्रोसेस हमारा कंटिन्यूसली चल पाए। तो जो ग्रेफाइट है वो हम न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एज अ मॉडरेटर काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या बेटा, ग्रेफाइट, जिसके अंदर हमने सारी चीजें देखी, दैट इज उसके यूजेस देखे, उसकी प्रॉपर्टीज देखी, उसका स्ट्रक्चर देखा, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हमको पता चली कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है, उसका रिजिड नेचर क्या होता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको पता चल गई है। तो हमने दो एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ लिया है, दैट इज अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट, उसकी प्रॉपर्टीज देख लिए, उसके स्ट्रक्चर्स देख लिए। अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डायमंड और ग्रेफाइट हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड टाइप का हमारा एलोट्रॉप है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसकी जनरल इंफॉर्मेशन देखेंगे अपन, उसकी ना तो प्रॉपर्टीज़ है ना तो हमारा कोई स्ट्रक्चर है, बस उसको अपन पढ़ेंगे और याद रखेंगे कि हाँ थर्ड टाइप का एलोट्रॉप भी हमारा होता है। जो थर्ड टाइप का एलोट्रॉप है दैट इज हमारा फुलरेंस। ठीक है, फुलरेंस की बात करें तो फुलरेंस इज डिस्कवर्ड इन 1985, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी रिसेंटली ही हमारा, अगर बात करें हम हमारे डायमंड और ग्रेफाइट के कंपैरिजन में, तो ये हमारा क्या होगा, रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। ठीक है, किसने डिस्कवर किया है, बाय रॉबर्ट कर जूनियर, हेरोल्ड क्रोटो एंड रिचर्ड ई सैमिली। ठीक है, इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर इस पर्टिकुलर एलोट्रॉप को क्या किया है बेटा, डिस्कवर किया है। ठीक है, दिस मॉलिक्यूल्स कंटेन 60 एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, इसके अंदर जो खास बात है वो ये है कि ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है इसके अंदर 60 एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, हैज बीन नेम्ड बक मिस्टर फुलरेंस। ठीक है, इस पर्टिकुलर फुलरेंस को हमने क्या नाम दिया, बक मिस्टर फुलरेंस दिया है। ऐसा हमने क्यों नाम दिया है, इसके पीछे का भी रीजन है। क्या रीजन है इसके पीछे का, दैट इज फुलरेंस हैज बीन नेम्ड आफ्टर द अमेरिकन आर्किटेक्चर एंड इंजीनियर आर बक मिस्टर फुलरेंस। ठीक है, ये हमारे साइंटिस्ट थे, कौन से थे, साइंटिस्ट का नाम क्या था, आर बक मिस्टर फुलर। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट थे ये हमारे क्या थे, एक तरीके के आर्किटेक्ट थे और इंजीनियर भी थे। ठीक है, इस पर्टिकुलर एलोट्रॉप का नाम हमने फुलरेंस इसीलिए रखा है क्योंकि इनके जो डिजाइन थे वो कुछ इसी तरीके से मैच करते थे। जैसा हमारा जो कार्बन है, एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन के अंदर क्या है, हमारे 60 एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो कार्बन का अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट किससे मैच कर रहा था,
ये जो हमारे आर्किटेक्ट थे दैट इज आर बर्क मिस्टर फुलर, ये जो हमारे आर्किटेक्ट थे इनके जो स्ट्रक्चर्स बनते थे वो भी कुछ इसी तरीके के बनते थे। इस वजह से इस एलोट्रॉप का नाम हमने क्या रख दिया, फुलरेंस रख दिया है। ठीक है। सो टाइप्स ऑफ द फुलरेंस की बात करें तो हमारे जो फुलरेंस है वो है C60, C70, C74, C78 टाइप के हमारे फुलरेंस होते हैं। मतलब एक कार्बन के एटम जिसके अंदर 60, एक मॉलिक्यूल जिसके अंदर 60 कार्बन के एटम हो सकते हैं, 70 कार्बन के एटम हो सकते हैं, 74 कार्बन एटम हो सकते हैं या 78 कार्बन एटम हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो हमको बहुत फ्रिक्वेंटली मिलता है हम और जिसके बारे में हम कंटिन्यूसली रिसर्च कर रहे हैं वो कौन सा है हमारा, वो हमारा C60 ही है जिसके बारे में हमको अच्छे से इंफॉर्मेशन अभी मिल पाई है। ठीक है। तो इसके अंदर यही चीज बताई गई है दैट इज C60, C70, C74 एंड C78 are the members of the Fullerene family, but C60 is the most stable and most studied form of the Fullerene. ठीक है। तो इसके अंदर बस इतनी चीजें याद रखनी है कि ये क्या है, क्या होता है, इसके क्या टाइप्स होते हैं। ना तो इसमें प्रॉपर्टीज है, ना तो इसके अंदर स्ट्रक्चर है, और ना ही इसके अंदर हमको कुछ ऐसे यूजेस अभी देखने के लिए मिले हैं कि किस तरीके से हम इसको काम में ले सकते हैं। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि रिसेंटली डेवलप हुआ है, इस वजह से इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास इतनी अच्छी अमाउंट में नहीं है। सो ये थे हमारे कुछ एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन जो हमने देखे। ठीक है। इसकी क्या चीजें हमको इंपॉर्टेंट लग रही हैं आपको पता ही है, दैट इज इसके प्रॉपर्टीज, इसके यूजेस और इसके स्ट्रक्चर्स हमको एज इट इज याद करने हैं। एग्जाम में डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है, दैट इज एक्सप्लेन डायमंड, एक्सप्लेन ग्रेफाइट, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ द डायमंड। ठीक है। write the properties and uses of the graphite, draw the structure of the diamond, draw the structure of the graphite। इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं। तो स्ट्रेट इन चीज़ों को आप याद रखिए। इसके बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन याद रखिए। में चांसेस है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछ ले, अदरवाइज तो इसको डिटेल इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास अभी है भी नहीं, तो इसके क्वेश्चन हमारे आते भी नहीं है। ठीक है। फिर भी याद तो रखना ही है, क्या पता आ जाए। ठीक है। तो आपसे ये नहीं बोल रहा कि इसको बिल्कुल मत देखिए, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो रखिए। तो आज जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा है बेटा, आज हमने ऑलमोस्ट जो हमारे एग्जाम में आएगा या जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं वाले टॉपिक हमने कवर किए हैं। ठीक है। एलोट्रॉप्स हमारा अब कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन मूव करेंगे दैट इज होमोलोगस सीरीज पे। ठीक है। और हमारे वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन पे, जो कि अब धीरे धीरे जो चैप्टर शिफ्ट हो रहा है, धीरे धीरे हमारा अभी तक जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो कोवेलेंट बॉन्डिंग के आसपास चल रहा था, उसके बाद कार्बन के एलोट्रॉप्स के आसपास चलने लगा। अब जो हमारा चैप्टर मूव करेगा वो चैप्टर मूव करेगा प्योर कार्बन के ऊपर कि कार्बन किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है। कार्बन का नेचर क्या है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन है, और किस तरीके से वो होमोलोगस सीरीज बनाता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सो बच्चों, आप सबको पढ़ने में तो बहुत मजा आ रहा होगा। जो वीडियो है आप उसको लाइक कीजिए, मोशन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।